हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं षड ऋतुचर्या। यह चरक सूत्र स्थान के छठे अध्याय में तस्य शितीय अध्याय में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संवत्सर, जो एक टेबल आपको दिख रही है। संवत्सर मतलब होता है ईयर, जिसे दो भाग में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में हमारे 3 ऋतु आते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और विसर्ग काल में आते हैं वर्षा, शरद, हेमंत। तो आदान काल में हम पहले समझते हैं, श्लोका नंबर 6 में दिया है कि आदान काल में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के स्नेही भाग को लेता है और वायु तीव्र और रुक्ष होकर संसार के स्नेही भाग का शोषण करती है। ऑब्वियसली क्योंकि सन है, अब सन क्या करेगा, सारा जो भी स्नेह होगा, मॉइस्चर होगा, सबका शोषण कर देगा। तो तभी इनमें जो ऋतु बताए गए हैं, इन सब में रुक्षता भी उत्पन्न हो जाती है और इसकी वजह से तिक्त, कषाय, कटु की वृद्धि हो जाती है और मनुष्य में दुर्बलता भी आ जाती है। अब हम देखेंगे विसर्ग काल। विसर्ग काल से आपको वहाँ पे आदान में समझ में आया कि सूर्य की बात हो रही है, तो विसर्ग में हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा की बात हो रही है। तो वर्षा, शरद और हेमंत इन ऋतुओं में क्रमश जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन कर आरंभ होता है, उस समय काल और स्वाभाविक मार्ग तथा मेघ, वायु, वर्षा से उसका तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बली रहती है। आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। तो अब चंद्रमा है तो कुछ शोषण होगा नहीं, तो बल बढ़ेगा। इसलिए अम्ल, लवण, मधुर, ये अरूक्ष यानी कि स्निग्ध रस और मनुष्य के शरीर का बल प्रतिदिन बढ़ने लगता है। फिर एक टेबल दी हुई है जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा है। आदान और विसर्ग के बीच में एक आग्नेय होता है, एक सौम्य होता है। एक में वायु अति रुक्ष होती है और दूसरे में वायु अति रुक्ष नहीं होती है। एक में सूर्य का बल पूर्ण रहता है और विसर्ग में सूर्य का बल पूर्ण नहीं रहता है। अब जहाँ पे सूर्य है तो वो बल तो कम करेगा, तो मनुष्य का यथाक्रम दौर्बल्य की प्राप्ति होती है आदान काल में और मनुष्य को यथाक्रम बल की प्राप्ति होती है विसर्ग काल में। जब आदान काल शुरू हो रहा है तो पहले बल ठीक था, फिर बल कम होना शुरू हुआ है। तो शिशिर ऋतु में तो बल अच्छा रहेगा, पर ग्रीष्म ऋतु में आते आते दौर्बल्य हो जाएगी। और विसर्ग काल जब शुरू होगा तब बल ऑलरेडी कम था और हेमंत में आते आते वो बल बढ़ता चला जाएगा। तो अभी जैसे सितंबर का सीज़न चल रहा है, तो सितंबर में कौन सा ऋतु होगा ये हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। एक टेबल है जो मैं मेंशन कर रही हूँ। तो सितंबर में शरद ऋतु चल रहा है, अश्विन, इसलिए हम अभी पढ़ेंगे शरद ऋतु। शरद ऋतु को हम ऑटम सीज़न भी बोल सकते हैं, पतझड़ भी बोलते हैं इसे। अब हम एक टेबल में देखेंगे कि कैसे कैसे सीज़न के अकॉर्डिंग वात, पित्त, कफ का संचय कब होता है, प्रकोप कब होता है, प्रशमन कब होता है। संचय मतलब वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, प्रकोप मतलब वो बढ़ रहे हैं, उसी ही वेसल में, जो वेसल का एग्जाम्पल दिया है, वेसल में वो बढ़ रहे हैं, प्रशमन में वो कम हो चुके हैं। नेचुरली होता है ये। तो शरद ऋतु में हम लोग देख सकते हैं कि पित्त दोषा का हमारी बॉडी में प्रकोप रहता है, सबकी बॉडी में प्रकोप हो जाता है उस टाइम पे। तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हमारा पित्त प्रकोप होकर व्याधित ना हो जाए। तो सारी चीज़ें हम लोग वही करेंगे जिससे हमारा पित्त कंट्रोल में रहे, कम रहे। तो श्लोका नंबर 41 में दिया है कि वर्षा काल में जिनको शीत साथ में हो गया, मतलब जो लोग शीत ले सकते हैं, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। चलो ये तो सिंपल है। अब हम आते हैं कि शरद ऋतु में हमें कौन सा आहार और कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, कौन सा फूड और कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे अभी सितंबर है, तो सितंबर के अकॉर्डिंग अगर हमें अच्छी भूख लगने पर मधुर यानी कि मीठा, गुड़ में लघु यानी कि लाइट, वीर्य में शीतल यानी कि ठंडा, कुछ तिक्त रसयुक्त, तिक्त मतलब कड़वा, एवं पित्त को कम करने वाले अन्न पान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। सामान्यतः सभी को चावल यानी कि राइस, जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा कोष्ठ अधिकार में बताए हुए तिक्त घृत का पान करना चाहिए। विरेचन करवा सकते हैं इसमें और रक्त मोक्षण की क्रिया करवा सकते हैं इसमें। एक और पॉइंट समझेंगे हम तिक्त घृत के कंटेक्स्ट में कि शरद ऋतु में स्वाभाविक प्राणी का जो रक्त होता है यानी कि ब्लड, वो उष्ण रहता है। तो तिक्त घृत के पाने से या तो उस दुष्ट रक्त की शुद्धि करनी चाहिए अथवा विरेचन द्वारा उसका निहरण करना चाहिए। इससे रक्त की शुद्धि हो जाती है। हमें पता है कि जो तिक्त रस होता है वो शीत होता है, क्योंकि उष्ण हमारे 3 ही होते हैं, अम्ल, लवण, कटु। बाकी जो मधुर, तिक्त, कषाय वो शीतल ही होते हैं। और इससे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं,
यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान के लिए, नहाने के लिए, पान यानी पीने के लिए, अवगाहन यानी कि तब बात कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। अब है कि शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार यानी हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। धूप का सेवन हमें नहीं करना है। तेल, ओस, मछली, सूअर आदि का मांस नहीं खाना है। क्षार नहीं लेना है। क्षार का मतलब होता है अल्कलाइन चीज़ें हमें नहीं लेनी है। दही का सेवन नहीं करना है। दिन का शयन, आपको दिन में नहीं सोना है। और पूर्वी वायु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन करा गया है। हंसोदक क्या होता है? दिन में सूर्य की किरणों से तो वो गर्म हो रहा है, रात में चंद्रमा की किरणों से वो शीतल हो रहा है। काल स्वभाव से पके हुए अतः निर्दोष और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शरद ऋतु का। हंसोदक का वर्णन कहाँ पे है? हर क्वेश्चन पेपर में आता है कि हंसोदक कौन से सीज़न में दिया जाता है, तो हम बोलेंगे हम शरद ऋतु में दे सकते हैं। कुछ नहीं है, हंसोदक में सिर्फ ठंडे गरम का फ़र्क पड़ता है कि सुबह सुबह तो वो गर्म कर रहे हैं हम लोग सूर्य की ताप से, और रात को चंद्रमा की शीतलता से उसे शीतल करके ले रहे हैं। अब आते हैं शरद ऋतु के अनुकूल विहार यानी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। खुद सोचो, जहाँ पे पित्त का प्रकोप है यानी कि वहाँ गर्मी बहुत है तो हम ठंडी चीज़ें लेंगे सारी। तो इसमें फूलों की माला लेनी चाहिए। इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र यानी साफ कपड़े, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन, क्योंकि ठंडा होता है वो, तो वो आप ले सकते हैं। तो इन सब का सेवन हितकर बताया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सबको टॉपिक समझ में आ गए हैं। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बाकी ऋतु भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके अपनी आगे की वीडियोस में डालने वाली हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।